Hi, good afternoon to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start our bond enthalpy. अब देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? आपके बॉन्ड लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हमने अभी तक देख लिया था. सो लेट्स गो थ्रू बॉन्ड एंथैल्पी. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, तो टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल ऑफ बॉन्ड, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट विल बी योर बॉन्ड एंथैल्पी. जैसे कि आपके कितने टाइप्स, दो तरह के एटम्स हो सकते हैं आपके गैशियस स्टेट में. तो इसमें जो यूनिट होती है, मतलब ऐसा यूनिट जो होती है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी की, वो कितनी होती है? किलोजूल पर मोल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके एच बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो उसमें आपकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है? तो 435.8 किलोजूल पर मोल. तो H2 अगर गैसियस स्टेट में, और जब ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज आउट करेगी, तो किस तरीके से आपके H गैस और H गैस में इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगी. सिमिलरली आपके बॉन्ड एंथैल्पी जो भी मॉलिक्यूल, जैसे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन में, आपके नाइट्रोजन में, तो इसमें भी कुछ इस तरीके. अब देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, किसकी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? नाइट्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की? नाइट्रोजन की. तो बॉन्ड एंथैल्पी मोस्टली आपके, अगर मैं बताऊँ बेटा, तो होती क्या है, अलॉन्ग द, अगर आप पीरियड जाते हो तो वो डिक्रीज करती है. ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जितना बड़ा बॉन्ड होता है तो उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. फॉर एग्जांपल जैसे हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि HCl है, तो HCl आपका अगर ब्रेक डाउन होता है तो इट विल नीडेड हाउ मच एनर्जी? 431. वैसे ही पॉलीएटमिक अगर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इसमें हम कैसे करते हैं? तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो इतनी भी एंथैल्पी नीडेड होगी दो OH मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, वो क्या होंगी? सेम नहीं होंगी, है ना. देखो आ गया, लुक, तो H2O गैसियस स्टेट में, मतलब वाटर को किस में लिया गया है? गैसियस स्टेट. तो H गैस और OH गैस, और यहाँ पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 502 किलोजूल पर मोल. वैसे ही अगर आपके OH बॉन्ड को भी तोड़ना होगा तो कुछ आपके इसी तरीके से एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. तो जो भी डिफरेंस होते हैं कितना आपके डेल्टा H वैल्यू, मतलब जो भी आपके बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी में, तो ये आपके डिपेंड, मतलब शो करते हैं कि आपके कितना ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इसमें केमिकल इन्वायरमेंट के वजह से. और ये एक रीज़न भी होता है हमारे कुछ सम एनर्जी डिफरेंस का कुछ केसेस में, जैसे कि आपके OH बॉन्ड कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे C2H5OH, इसमें कुछ अलग तरह के आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगे, वाटर में अलग होंगे, है ना. और वैसे आपके पॉलीएटमिक अगर मॉलिक्यूल, जैसे मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो ऐसे यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे बेसिकली अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी तो दोनों का निकाल लेते हैं. तो समटाइम्स आपके एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी पूछी जाती है. अब आता है बॉन्ड ऑर्डर. तो ये याद रखिएगा बेटा, आपके पीरियड के अलॉन्ग क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करती है और ग्रुप के अलॉन्ग बढ़ती है. वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर, तो जैसे लेविस में क्या होता है, आपके कोवेलेंट बॉन्ड को बताया गया था. तो जो बॉन्ड ऑर्डर होती है किसी भी एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बीच में, मतलब जैसे आपके दो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसमें क्या हो रहा है? एक सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. वैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है. नाइट्रोजन में क्या हो रहा है? तो आपके 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, तो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली. तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे CO में क्या होते हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाउ टू वेयर टू राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड. 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं किसके बीच में? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 3. मतलब जितने नंबर ऑफ आपके क्या होंगे? शेयर्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब कह सकते हो जितना बॉन्ड बनेगा उसी उतना ही क्या होगा? उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा. फॉर N2, जैसे N2 है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. तो इसका हमारा डेल्टा H भी दिया गया है. तो इसका वन ऑफ द हाईएस्ट डायटमिक मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है N2 को, ठीक है. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और जो भी आयंस जिनके पास क्या होता है? आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि F2 हो गए, O2 2- हो गए, तो इनके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं? 1 होते हैं. अब देखो इसमें क्वेश्चंस आते हैं बेटा NCERT के एकदम 1 लाइनर्स, इससे क्वेश्चंस रहते हैं कि बताओ F2 के बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे,
O2 2- के बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे, वैसे ही आपके N2 CO NO+ इनके बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं, मतलब तीनों के तीनों का क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स वाले अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होते हैं, मोस्टली सेम ही होते हैं। फिर जनरल एक कोरिलेशन अगर बताया जाए तो इसको समझने के लिए कि कितनी स्टेबिलिटी होगी, तो जैसे जैसे आपकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर किसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, डैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है डैट मीन्स कि वो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर इट। इसको आप इस रिलेशन को ज़रूर ध्यान रखना बेटा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड लेंथ। सॉरी। अब ना कमिंग फर्दर टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो कभी कभी आपने देखा होगा जो सिंगल लेवल स्ट्रक्चर होते हैं वो समटाइम्स इनएडिक्वेट होते हैं, मतलब उसको प्रॉपरली हम बता नहीं सकते हमेशा, फॉर एवरी टाइम इट कांट बी। तो कुछ हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ओजोन होती है, ओजोन क्या है, O3 मॉलिक्यूल, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखो कैसे, इस तरीके से देखते हैं। अब देखो ये स्टेबल हो पहले। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस आपके O3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है। रेजोनेंस क्या होता है, पहले रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरिया है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, वेट दिए जाने चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस व्हेनेवर अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट, चलो ठीक है मैं बताती हूँ। रेजोनेंस कहाँ पे होता है, तो जब भी आपका प्लस चार्ज एक बॉन्ड माइनस चार्ज, यहाँ रेजोनेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है, ठीक है। या फिर अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरी कर रहा है, वहाँ पे भी रेजोनेंस होता है। तो जैसे O3 मॉलिक्यूल में आपके यहाँ पे रेजोनेंस को शो किया गया है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन है, एक में क्या होती है, डबल बॉन्ड बनती है। इसी को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही होगा, है ना। और इस तरीके से भी इक्विवेलेंटली ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल में ही शेयर हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर 1 और जो सेकेंड है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल मतलब सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, डिफरेंस नहीं है। और ये क्या बनाते हैं, वाइल स्ट्रक्चर जो थर्ड है ये दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस के बारे में और डिटेल में भी पढ़ना है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं और मूव करते हैं, मतलब कि वो शेयर्ड हो जाते हैं अमंग दी एटम्स, तो दैट इज अ रेजोनेंस। तो आपके जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सामने एक मिनट सॉरी, ओके, तो जब बेटा आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, nowadays I am too much disturbed sometimes like, ठीक है क्या बोलूँ मैं, मुझे सही से टाइम भी नहीं मिल रहा है टू गेट रिकॉर्डिंग, लेकिन मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट, बट फ़ोन हर 10 मिनट पे बजते रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। तो आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि O सिंगल बॉन्ड हो गए, O डबल बॉन्ड O हो गए, और नॉर्मल जो आपके O और O डबल बॉन्ड जो लेंथ होते हैं ये आपके क्या होते हैं, तो O अगर सिंगल बॉन्ड के साथ होते हैं 148 पिकोमीटर होते हैं, और O डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है 121 पिकोमीटर होते हैं आपके। और एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को कैसे हम O3 मॉलिक्यूल्स में दिखाते हैं जो कि सेम होता है, डैट इज़ 128 पिकोमीटर। और इससे हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जैसे आपके O3 मॉलिक्यूल में जो होता है वो इंटरमीडिएट होते हैं, किसके बीच में, तो एक डबल एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में। और ऑब्वियसली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं मतलब कोई भी लेविस स्ट्रक्चर से, और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू रेजोनेंस। तो यहीं से हमारा किसका कॉन्सेप्ट आता है, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि अगर हमें ऑलरेडी पता है कि O और O सिंगल बॉन्ड कितना होता है 148 होता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है तो 121 हो जाता है, बट द थिंग इज कि इसमें जो इसकी पूरी लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो ऑल ओवर द मॉलिक्यूल सेम होगी, तो डैट इज़ 128, मतलब उसका एवरेज आ रहा है। तो ये लेविस स्ट्रक्चर से हम नहीं बता पा रहे थे, सो वहाँ से हमारा किसका जनरेशन हुआ, रेजोनेंस का, मतलब यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर क्या हो गई बेटा, फेल कर गई।
तो यहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और ये डील करती है आपकी जितने भी डिफ़िकल्टी आपको फील होती है किसी भी एक्यूरेट स्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस करने में, जैसे कि मॉलिक्यूल O3 जैसे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पे आपके जो भी सिंगल लेविस स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बेसिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर की बात करें, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के, और जो कि हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड के लिए, जो कि हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड देन हमारा जैसे O3 की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमें देखने को यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोनों ही देखा हमने, और साथ ही साथ उसके हाइब्रिड को भी देखा। और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है O3 मॉलिक्यूल को और भी ज़्यादा एक्यूरेटली, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डबल हेडेड एरो, मतलब इस तरीके से, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, जैसे कि कार्बोनेट आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो दीज ऑल ऑल्सो आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो इन सारे स्ट्रक्चर्स की आपकी एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है। तो जैसे सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के अगर बेस पे हम क्या करें, तो 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके एंड एक डबल बॉन्ड होते हैं, किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो हम इसे ये डिपेंड मतलब बता नहीं पाते हैं कि इसके बॉन्ड लेंथ को क्या है, तो वो हमेशा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ को बता पाते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जितने भी आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स थे इसमें वो इक्विवेलेंट थे, मतलब सेम टू सेम थे, वो डिफर्ड नहीं थे। डैट मीन्स कि कार्बन आयन जो है वो उसको कैसे बता सकते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही इसका सबसे बेस्ट फॉर्म था कि इसका हम क्या करें, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंट द 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रक्चर बना, एक ये बना, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। वैसे ही CO2 मॉलिक्यूल में, अब देखो आपके CO2 मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो जब एक्सपेरिमेंटली जब हम क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को दिखाते हैं CO2 में, तो वो कितना होता है, लगभग 115 पिकोमीटर होता है, ठीक है। और इसमें जो लेंथ होते हैं आपके नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसके आपके ट्रिपल बॉन्ड कितने हो जाते हैं, और डबल वाले में रहते हैं 121 एंड ट्रिपल वाले में 110। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है आपकी CO2 मॉलिक्यूल की इतनी होती है, जो कि वैल्यू क्या करती है, लाई करती है किसके बीच में, C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड O के बीच में। डैट मीन्स कि यहाँ से भी हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये लेविस स्ट्रक्चर तो नहीं होगी। डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, या फिर कह सकते हैं उनके बॉन्ड लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। तो इससे हमें ये क्या हो रही है, आपकी क्लियरेंस हो रही है कि कौन से आपके रेजोनेंस फॉर्म या फिर जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके CO2 के भी हो गए, ठीक है, ये रहा। तो जनरली हम कैसे स्टेट करेंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या करती है, एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देती है। जैसे ही उसमें जो एनर्जी होती है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। और रेजोनेंस जो होती है एवरेज जो उसके बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पूरी एज अ होल शो करती है। और जो भी इसमें एनर्जी होते हैं आपके O3 रेजोनेंस हाइब्रिड के वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके 2 जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, मतलब फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 से, ठीक है। कुछ आपके मिसकॉन्सेप्शंस भी है जो कि आपको ज़रूरी है जानना, जैसे कि कैनोनिकल फॉर्म्स जो होते हैं वो रियल एग्जिस्टेंस के नहीं होते हैं, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fractions of time in other कैनोनिकल फॉर्म्स। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एक कैनोनिकल फॉर्म में रहते हैं और दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके अलाइन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास क्या होता है, टॉटोमेरिक किसे फॉर्म्स बोला जाता है, जिसे हम लोग कीटो और इनोल, जिसमें हमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। ये हमारी ऑर्गेनिक में बेटा आएंगे जब हम कीटोन्स पढ़ेंगे उसमें। और ऐसे में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके पास सिंगल स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, आपके रेजोनेंस हाइब्रिड को बताती है कैनोनिकल फॉर्म्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ओके, आई थिंक माय इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड ना। अब देखो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो आपके बॉन्ड की पोलैरिटी को हम कैसे डिसाइड करें। तो जो भी आपके एग्जिस्टेंस लगभग 100% आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं एक आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन रियलिटी अगर हम देखें तो कोई भी बॉन्ड नहीं होता है और कोई कंपाउंड नहीं होता है, हमारे कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक कोई होती ही नहीं है। इवन हमारे कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ आयनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनती है किसके बीच में, आपके 2 सिमिलर एटम्स जैसे H2O2 Cl2 N2F2, तो यहाँ पे जो
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली क्या होता है, अट्रैक्टेड होते हैं अपने दोनों एटम से। डैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली आपके सिचुएटेड है दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बेस पे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे बेटा क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी के साथ आपके कुछ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे कि HF हो गए, तो यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसके बीच में, आपके दो एटम्स के बीच में, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं एक किसके तरफ, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसके तरफ वो क्या हो जाता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वैसे हम रिजल्टेंट कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कह सकते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स में अगर बॉन्ड बनती है तो डैट इज योर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट टाइप में बन रही है तो वो आपकी क्या हो जाती है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे याद रखना। तो मतलब पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी मतलब किसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा खींचे चले जाएंगे। तो इस पोलराइजेशन के वजह से मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है। अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, तो बेटा ये आपका प्रोडक्ट होता है जो भी आपके मैग्नीट्यूड होते हैं चार्ज का, और साथ ही साथ उसके बिटवीन जो भी बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज के बीच रहते हैं। और यूजुअली इसको हमारे किसने डिज़ाइन किया था, तो ग्रीक लेटर म्यू से बताओ, और मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बेटा ये आपको फिजिक्स में इसके डेरिवेशंस भी बताए जाएंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, हाउ इट गेट डेराइव्ड। और डाइपोल मोमेंट जो होती है आपकी यूजुअली एक्सप्रेस होती है किसमें, डी बाई यूनिट्स, मतलब कैपिटल डी। और कन्वर्जन जो फैक्टर इसमें आपका आता है 1 डी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ 30 कूलम पर कूलम मीटर, ठीक है, नॉट पर। अब देखो, अब फर्दर जो है हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर। अब याद करो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल एरो जिसके साथ टेल एक नेगेटिव सेंटर पे और एक हेड पॉइंट करती रहेगी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव सेंटर। मतलब ये इसका क्या है, हेड है, ये पूंछ है। पॉजिटिवली की तरफ क्या रहेगा, आपका हेड रहेगा, मतलब ये हाँ उसका हेड रहेगा, और टेल किधर रहेगा, आपके मॉलिक्यूल के साइड। और केमिस्ट्री में क्या होता है आपके, बट केमिस्ट्री के टाइम में क्या होता है, तो जो भी आपका डाइपोल मोमेंट जो एरो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कैसे, तो क्रॉस्ड एरो के फॉर्म में। और ये हमारे किस पे, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में हम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है HF के बीच में, तो डाइपोल मोमेंट किधर ज़्यादा होगा, फ्लोरीन की तरफ, इसीलिए इसको हम किस तरफ एरो किधर दिखाएंगे, फ्लोरीन की तरफ दिखाएंगे। तो ये एरो क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो डैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड दी फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हमारे थे पीटर डे पाई, और जो कि एक डच केमिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिली है 1936 में, जब इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम किया एंड डाइपोल मोमेंट्स। और यहाँ से इन्होंने मैग्नीट्यूड बताया डाइपोल मोमेंट की, एंड यहीं से हम क्या करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑनर करने के लिए वी गिव द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डे बाई, ओके, बिकॉज हिज नेम वॉज दैट। अब देखो, अगर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डाइपोल्स। बट हमारे स्पेशल अरेंजमेंट की कैसे जो बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल में कैसे वो अरेंज कर रहे हैं, तो इस केसेस में जो हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे जो डाइपोल मोमेंट वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं समटाइम्स वो वेक्टर सम होते हैं आपके डाइपोल मोमेंट वेरियस बॉन्ड्स के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो जिसमें हमारे स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अगर दो OH बॉन्ड है तो वो ओरिएंटेड है कि एंगल कितने, 4.5 डिग्री पे। तो जो नेट डाइपोल आपके मोमेंट होते हैं इतना होता है। और देखो ये रहा आपका इसका रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही डाइपोल मोमेंट आपकी BeF2 में, तो डाइपोल मोमेंट आपके BeF2 में क्या होते हैं, 0 होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, आपके इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। फिर टेट्रा अगर एटमिक मॉलिक्यूल्स है जैसे कि BF3 है, तो डाइपोल मोमेंट इसमें 0 इसलिए होता है क्योंकि आपके जो भी BF बॉन्ड्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं 120 डिग्री पे एक दूसरे से, और यहाँ पे तीनों बॉन्ड जो होते हैं मोमेंट्स में, इनमें नेट सम जो होता है वो 0 आ जाता है एज अ रिजल्टेंट। तो ये क्या होता है, आपके इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं अपने थर्ड वाले से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपके BF3 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बॉन्ड डाइपोल्स का, और टोटल डाइपोल मोमेंट इसमें भी क्या हो जाता है बेटा, आपका 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट आ जा रहा है ना, क्योंकि ये एक अलाइनमेंट में जब देखेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगी, रिजल्टेंट इसके बराबर होगी। अब कुछ और इंटरेस्टिंग केस है जैसे NH3 और NF3 मॉलिक्यूल।
तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, तो पिरामिडल शेप होते हैं, और क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन एटम के पास। तो जो फ्लोरीन होती है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो रिजल्टेंट आपकी डाइपोल मोमेंट देखते हैं किधर है, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है NH3 का वो ज़्यादा होता है किससे, एज कम्पेयर टू NF3। बट ऐसा क्यों, क्योंकि जो NH3 होती है इसमें जो ऑर्बिटल डाइपोल होते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर सेम डायरेक्शन में जाते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के भी ऑफ NH बॉन्ड्स। लेकिन NH3 में क्या होते हैं, आपके जो ऑर्बिटल डाइपोल होते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि हमारे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं तीनों NF बॉन्ड्स के बीच में। तो यहाँ पे ऑर्बिटल जो डाइपोल होते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास लोन पेयर जो होता है ये डिक्रीज करते रहता है आपके इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स का। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इसमें हमारे लो डाइपोल मोमेंट NF3 में देखने को मिलता है। अब ये कितना होता है, तो ये वाला केस आपको बेटा ध्यान में रखना होगा कि NF3 का मतलब बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन आपका NF3 का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू NH3। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो जैसे ही आपके जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं इनके पास क्या है, आपके कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी है, आयनिक बॉन्ड्स भी है, साथ ही साथ उसके पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। तो जो आपके पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर है आपके आयनिक बॉन्ड्स के, तो इसको डिस्कस कैसे किया गया, तो बाय फजान्स इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पे आपके कुछ डाइपोल मोमेंट्स कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के दिए गए हैं और उसके साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी दी गई है। अब ज्योमेट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, एक चार्ट आने वाला है, आपको NCERT का ही वो पूरा डायग्राम है तो उसके बारे में देखेंगे। सो अगर मॉलिक्यूल ए बी का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल ही एटम होगा, दो डिफरेंट होगा बट सिंगल, जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, H2। ओके, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, अलोंग दी ग्रुप डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, डिक्रीजेज है ना, अलोंग दी ग्रुप क्या हो रही है, घट रही है। तो शेप्स याद रखना लीनियर होते हैं। AB2 के H2O, H2S इनके भी डाइपोल मोमेंट ये रहे बेंट होते हैं और CO2 बस लीनियर होती हैं, वैसे इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो जो भी लीनियर हो जाएगा उसका डाइपोल मोमेंट बेसिकली ये वाले सेम वाले मॉलिक्यूल्स उसमें क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के बाद भी 0 है। CH4 का भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, 0 वाले याद रखना बेटा, ये सब आते हैं। अब देखो कुछ आपके फजान्स रूल के अंदर इसको बताया गया है। तो फजान्स रूल किसके अंदर आता है, तो बेटा आपके पार्शियल जो भी कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बीच में उसके बारे में है। तो जितनी कम छोटी साइज होगी किसकी, कटायन की, और जितनी बड़ी साइज होगी आपकी अनायन की, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा आपके आयनिक बॉन्ड में। मतलब कटायन जितना छोटा होगा अनायन उतना बड़ा होगा, तो आपके कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगी आयनिक बॉन्ड में। वैसे ही अगर ज़्यादा चार्ज हुआ है किसका, कटायन का, और कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आयनिक बॉन्ड। अब जो केटायंस होते हैं सेम साइज एंड चार्ज के, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N-1 DN NS0, तो इसमें टिपिकल ये ट्रांजिशन मेटल्स के, तो इसमें क्या होती है, मोर पोलराइजिंग होती है एज कम्पेयर टू हमारी नोबल गैस कन्फिगरेशन या फिर टिपिकल अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल केटायंस के कंपैरिजन में। और जो केटायंस होते हैं ये पोलराइज करती है किसको, अनायन को पोलराइज करती है, और उसमें से क्या करती है, उसको पुल करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को खुद के तरफ, एंड यहाँ से इंक्रीज करती है अपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को दोनों के बीच में। और ये कैसे हो पाता है, तो यहाँ पे हमारे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की और पोलराइजेबिलिटी होती है अनायन की, एंड जो डिस्टॉर्शन जो होती है अनायन की, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम क्या बता सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर्स आपके आयनिक बॉन्ड में कितना प्रेजेंट है कितना नहीं है। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके कैटायंस का साइज क्या होगा, जो छोटा हो जाएगा, और आपके एनायंस का साइज बड़ा होगा, सो रिमेंबर डैट कि उसमें क्या होंगे, आपके कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। बट दोनों के ही साइज आपके बड़े होंगे, कैटायन मतलब ग्रेटर चार्ज होंगे, कैटायन पे ज़्यादा ग्रेटर होंगे, तो ग्रेटर द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। वैसे ही आपके अब आते हैं वेस्पर थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो जैसा कि हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो जो लेविस कंसेप्ट है वो
पर्टिकुलरली एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं बता सकता है। तो जब शेप को ही नहीं बता पा रहा है तो अभी तक तो हमने सिर्फ क्या किया, उसके लोन पेयर्स को अरेंज किया, मतलब जो भी उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक या फिर कह सकते हैं वैलेंस सेल जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको हम सिर्फ अरेंज करना सीखे, बट शेप को कौन बताएगा। तो ये जो थ्योरी होती है क्या करती है, आपको सिंपल एक प्रोसीजर बताती है ताकि आप किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का क्या कर सको, शेप को बता पाओ। जैसे कि CCl4 है तो इसका क्या शेप होगा, तो क्या ज्योमेट्री होगी। HF है, क्या शेप होगी, तो सिडविक सिडविक एंड पोयल, सिडविक एंड पोयल थे किसमें, 1940 में। तो इन्होंने एक सिंपल सी थ्योरी बताई थी किसके बेस पे, तो आपके रिपल्सिव जो इंटरैक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर में वैलेंस सेल ऑफ एटम्स में। फर्दर इसको डेवलप किया गया एंड रिफाइन की गई किसके द्वारा, तो नाइलहोम एंड गिल्सबी। ओके, और जो मेन पोस्टुलेट्स थे आपके वेस्पर थ्योरी के क्या थे, तो जो भी आपकी शेप होती है एक मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है कि आपके कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्स हैं, मतलब कह सकते हैं बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड है एक सेंट्रल एटम के पास। मतलब जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि मान लेते हैं आपका सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस सेल में, सेम वही लेविस वाला ड्रॉ कर लेना। तो इससे हम बताते हैं इसके शेप को, कितने बॉन्ड हैं इसके पास। अब देखो जो पेयर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस सेल में वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और ये जो पेयर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन के, ये क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं ऐसे पोजीशंस को स्पेस में जिससे वो क्या करते हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं एंड मैक्सिमाइज करते हैं आपके जो उसके बीच के डिस्टेंस है उसको। वैलेंस सेल को ही हम कैसे लेते हैं, तो एक स्फेयर के फॉर्म में जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो लोकलाइज करते हैं एक स्फेरिकल सरफेस पे एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से कंपैरिजन में। वैसे ही मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसे हम ट्रीट करते हैं कैसे, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको लोग सिंगल सुपर पेयर भी कहते हैं। जहाँ पे हमारे 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो रिप्रेजेंट करती है एक मॉलिक्यूल को, तो वहाँ पे हमारे वेस्पर मॉडल जो होती है क्या होती है, एप्लीकेबल होती है उस ऐसे स्ट्रक्चर्स पे। अब देखो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कैसे होता है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। मतलब सबसे ज़्यादा अगर रिपल्शन की बात की जाए तो किस में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, एक इधर लोन पेयर है एक इधर लोन पेयर, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगी। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी एंड सबसे लास्ट में आपकी किस में रिपल्सन होगी बेटा, आपकी तो बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगी। अब देखो नाइलहोम एंड गिल्सबी 1957 में इन्होंने रिफाइन किया किसको, वेस्पर मॉडल को, और एक्सप्लेन किया कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं किसके बीच में, लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स थे वो लोकलाइज थे किसके ऊपर, आपके सेंट्रल एटम के ऊपर। एंड इसके रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिला बेटा, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे एक मॉलिक्यूल में ये एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे थे, जैसे कि एज कम्पेयर टू हम बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखते हैं। और इसके रिजल्ट में आपके बहुत ज़्यादा रिपल्शन होते हैं किसके बीच में, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में भी और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी देखने को मिलते हैं। और यही रिपल्सन इफेक्ट से हम लोगों ने क्या किया, तो डेविएशंस जितने भी आ रहे हैं एक आइडियल शेप में और अल्टरेशन आ रहे थे बॉन्ड एंगल्स में एक मॉलिक्यूल्स में, उसके बारे में हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज हुई। एंड इसके लिए प्रेडिक्शन हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स एक मॉलिक्यूल्स का किसके हेल्प से, तो हमारे वेस्पर थ्योरी के हेल्प से कर पाए। तो इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या होता है, सेंट्रल एटम और कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डेड है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम है और जिसके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखाई जाएगी, चलिए देखते हैं चार्ट, तो आपको समझना आसान होगा। वही एनसीईआरटी का ये चार्ट अच्छा था, मतलब आई लाइक्ड इट पर्सनली। हाँ ये रहा। अब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें हमारे सेंट्रल एटम है जिनके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने थे इसके पास, 2 थे, जो कि कौन हो सकता है, बेरिलियम, है ना। तो लीनियर जैसे BeCl2 HgCl2, तो क्या शेप होगी इसकी, मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। वैसे इसमें अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही है बस 3, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा बेटा, बोरॉन, तो BF3, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लानर, ये 3D स्ट्रक्चर्स है। फिर 4 में टेट्राहेड्रल मतलब कि उसका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4 है सिर्फ, जैसे CH4 NH4 प्लस, ठीक है। NH3 इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नहीं होते ना उतने, इसलिए ज़्यादा होते हैं ना,
फिर PCl5, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये सारे बेटा वो हैं जिनके पास लोन पेयर्स नहीं है, रिमेंबर डैट। एंड SF6 जैसे कि ऑक्टाहेड्रल है ना, 8 बॉन्ड्स को ही बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 और हाँ 6 को बनाता है। बाद बाकी आपके जो बोरॉन बोरॉन होता है वही एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे देता है, ऑक्टाहेड्रल वो स्ट्रक्चर होती है। अब देखो वैसे शेप सिंपल मॉलिक्यूल्स में जिसमें आपके आयंस और सेंट्रल आयंस के पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल टाइप जैसे कि AB2E है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 2 है और एक लोन पेयर है। अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, तो ट्राइगोनल प्लानर, और शेप कैसी हो जाएगी, बेंड, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर AB3, इसमें भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। लोन पेयर्स अगर 1 है तो शेप कैसा हो जाएगा, अरेंजमेंट ऐसी होगी और शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। हमने ट्राइगोनल बाय पिरामिडल देखा था, ठीक है, PCl5। फिर वैसे ही आपके टेट्राहेड्रल है, बट ये कैसी शेप हो जाएगी, बेंट, सीशॉ शेप है। मतलब ये ध्यान रखना, बॉन्डिंग पेयर्स है लेकिन लोन पेयर जब एक एक हो, दो दो हो, तो शेप क्या हो जाती है। मुझे यही सब नहीं याद रहता, मैं इसी समय कंफ्यूज हो जाती थी। बहुत बच्चे होते भी होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन मैं तो होती थी। तो मैंने NCERT का यही डायग्राम पढ़ा था, मैं सच बता रही हूँ, आई रेड दिस। तो ये 3 to T शेप होता है। फिर AB5E, इसमें क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड करते हैं और एक लोन पेयर होती है, तो स्क्वायर पिरामिड होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बॉन्ड करते हैं और 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट, तो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। जैसे मैंने याद ही कर लिया था, XeF4 का स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, BrF5 का स्क्वायर पिरामिड होता है, ClF3 T शेप की रहती है। तो इस तरीके से आप बेटा ध्यान रख सकते हो। वैसे और भी है, जैसे कि बॉन्डिंग पेयर्स क्या होंगे, 4 होंगे और लोन पेयर 1 हो जाएगा, तो बैंड शेप डबल बॉन्ड वाले हैं। फिर आपके बॉन्डिंग पेयर्स 3 हैं और लोन पेयर 1 है, तो NH3, ठीक है। इसी तरीके से आपके पूरे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है। तो ये क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप शायद समझ में आया हो। आई एम ट्राइंग बट नो एक्सक्यूजेज, जस्ट डू योर बेस्ट। अच्छा करो, मेरे विशेज़ आपके साथ है बेटा कि आप जो भी एग्ज़ाम्स दो बहुत अच्छा करो, जस्ट डू योर बेस्ट। एग्ज़ाम को फोड़ दो, लाइक मतलब आपसे अच्छा किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया, लाइक जस्ट बी लाइक दैट, ठीक है। कि आप अपने लाइफ में मतलब उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नीट का एप्लीकेशन आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, मैंने नोटिफिकेशन चेक किया था बट अभी तक आया नहीं है। सो गो थ्रू डैट, क्वेश्चंस बनाओ, जितने क्वेश्चंस बनाओगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और थोड़ा इससे समझ में आती है तो बिल्कुल आप देखो, समझो ज़रूर। एंड हाँ, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन रीच मी आउट ऑन माई मेल। ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नेस्ट के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, जस्ट डू योर बेस्ट। ICAR के लिए कर रहे हो, CUE2 के लिए कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। ओके, बाय।